क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इन शॉर्ट एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका सब क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे फुली डिटेल के साथ। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग एक और वीडियो जो है हम डाल चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फेनोमेनन वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। ए दिया है डिफ्यूजन, एवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज। फिर बी में कह रहा है एवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज, सोलिबिलिटी। सी में कह रहा है एवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। डी में कह रहा है एवापोरेशन, सोलिबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज। तो इसका आंसर सी होगा, एवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। क्यों होगा तो सुनिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है। एवापोरेशन जो होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जितने भी वाटर पर हीट जो आता है सनलाइट, उससे एवापोरेट हो जाता है और इसी प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो है कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। ये सब पढ़े थे। तो इसमें अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। कह रहा है कि एवापोरेशन हैपन बिकॉज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड into gas, and this happens because of absorption of temperature by the liquid. Hence rise in temperature increase the rate of evaporation. Rise in temperature increase the kinetic energy of particle and gases. Expand on rise in temperature. Increased kinetic energy of particles also increases diffusion. मतलब एवापोरेशन जब होता है, क्योंकि कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड होता है। अब देखिए ये कन्वर्सेशन लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड होना चाहिए। और ये लिक्विड जो है गैस में फिर हो जाता है, नहीं यहाँ पर कन्वर्सेशन ही होगा। ठीक, कंडेंसेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो होता है ठंडा हो जाता है। कह रहा है कि इसके कारण क्या होता है कि जितने भी टेम्परेचर में जो एब्जॉर्प्शन होते हैं लिक्विड के द्वारा, तो ये सब जो है टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है इसका रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण गैसेज जो होते हैं एक्सपेंड हो जाते हैं। मतलब कि और ज़्यादा, मतलब कि एक्सपेंड होकर टेम्परेचर बढ़ने पर ये और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो जाता है। और जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल का वो भी बढ़ता है और उसका डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो भी बढ़ जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। करा के सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While they sharing her experience with the friends, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. सीमा इसमें जो है नेचुरल गैस कंप्रेसिंग, मतलब NGC इन शॉर्ट में बोला जा सकता है। तो वो गैस लिए हुए है और वो गैस को जब लिक्विफाइड करती है कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन पर टेम्परेचर देकर करती है और प्रेशर देकर करती है, तो उसके और उसके साथ जो फ्रेंड है वो लोग के एक्सपीरियंस के साथ उसको मतलब कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होने से मतलब कि वो पहचानने में मदद उसको जो है करेक्ट सेट के कंडीशन को लगाना है कि कौन सा इसमें जो है होगा। तो देखिए ए वाला जो है
लो टेम्परेचर लो प्रेशर दे रहा है, बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो इसका आंसर सी होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तब जाके काइनेटिक एनर्जी जो है, लो टेम्परेचर मतलब कम मत होने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल का वो टेम्परेचर देने पर कम हो जाता है। पार्टिकल का कम हो जाने के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर लगने के कारण उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस भी कम हो जाता है, जिससे दोनों कंडीशन में इसको जो है गैस से लिक्विड में टर्निंग होने में हेल्प मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ देखेंगे। इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गौर से देखिएगा, ए में जो दिया है कह रहा है कि ओनली गैसेज बिहेव्स लाइक फ्लूइड, सिर्फ गैसेज फ्लूइड लाइक करता है, नहीं, गैसेज और लिक्विड दोनों करता है। तो जिसमें गैस और लिक्विड दोनों होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, इसका सी आंसर होगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन में यही है कि गैस और लिक्विड में जो होता है स्पेस होता है, उसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है काफ़ी, जिसके कारण से वो फैसिलिटेट हो जाता है और वो फ्लो करना शुरू कर देता है, चाहे वो कोई भी मैटर लिक्विड या गैस में हो। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थेन पोट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ एवापोरेशन। इसका आंसर एवापोरेशन होगा, डी होगा ऑप्शन। ठीक, क्योंकि एवापोरेशन वाला क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। एवापोरेशन होगा क्योंकि एवापोरेशन में क्या होता है कि अगर उसके अगल बगल के टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएंगे तो जिसके कारण से क्या होगा कि पानी जो होगा ठंडा होगा, कूल्स डाउन हो जाएंगे, तो एवापोरेशन प्रोसेस से होता है। कह रहा है कि फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर पार्टिकल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। कह रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसको हमको अरेंज करना है, एक क्रम में लिखना है सजाकर, बट वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में किस में ज़्यादा होगा। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन वाटर और शुगर। वाटर एयर विंड तो होगा नहीं, तो तीनों अलग अलग हो गया। एयर शुगर ऑयल, इसमें दो सेम था पहले वाला में, एयर और विंड, और वाटर अलग था स्टेट का, और इसमें एयर अलग है, सॉलिड अलग है, ऑयल अलग है, इसमें तीनों अलग है। ऑक्सीजन वाटर शुगर, ये ऑप्शन में सही है, ऑप्शन सी सही होगा। साल्ट जूस एयर भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर और शुगर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इसलिए इसके बीच के पार्टिकल्स में बहुत कम, इसके बीच के पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही कम गैसियस में होते हैं, और इसका मैक्सिमम जो होता है सॉलिड में होता है, जैसे शुगर में होगा। पच्चीस डिग्री सेल्सियस को कन्वर्टिंग करना है और 38 डिग्री सेल्सियस को 66 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा टेम्परेचर का, ये पहले भी बता चुके हैं। इसमें 273 जोड़ना पड़ता है सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए, तो 25 में 273 ऐड कीजिए और 38 में कीजिए, 66 में कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन हम बता चुके हैं अभी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ए में कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कह रहा है कि कन्वर्जन जो होता है सॉलिड का वो वेपर में होता है, और बिना कोई लिक्विड स्टेट को पास करते हुए, तो वो वेपराइजेशन है। गलत है, एकदम गलत है।
बी में कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हाँ ये सही है कि वेपर का जो कन्वर्जन होता है सॉलिड में, और वो भी बिना लिक्विड स्टेट के पास होता है, तो ये सही है, ऑप्शन बी होगा। सी भी नहीं होगा, सी में देखिए ना गलत दिया हुआ है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, और वो भी कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, गलत है, इसका जस्ट अपोजिट है वो दिया। और डी में कह रहा है, और वो भी फ्रीजिंग कर रहा था, फ्रीजिंग तो होगा नहीं। डी में कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी गलत है, बी आंसर होगा। और ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। 35 डिग्री सेल्सियस दिया है, बॉयल अगर करते हैं डाईइथाइल ईथर को अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें और एसीटोन के देखें और एन ब्यूटाइल अल्कोहल का देखें, तीनों का, तो तीनों का दिया हुआ 35 डिग्री सेल्सियस, 56 और 118 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन स्केल में। इस सब में जोड़ेंगे केल्विन करने के लिए 273 जोड़ेंगे सेल्सियस में, तो आएगा जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, इसका सी होगा। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें से कौन सा जो है कंडीशन वो इंक्रीज कर रहा है एवापोरेशन ऑफ वाटर, तो इसमें से देखिए कौन सा कंडीशन होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाँ ये होगा, टेम्परेचर वाटर का घट रहा है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा। एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर, ये भी नहीं, इसमें कॉमन साल्ट वाटर की क्या बात है, ठीक, ये भी नहीं होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर ये होगा, क्योंकि द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन रिड्यूस द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि बाकी सब में दिखा रहा है ऑप्शन में कि एवापोरेशन का जो रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन ए में जो है सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इसमें से चुनना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। फर्स्ट में इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन इन अ क्लोज कंटेनर, प्रेशर बढ़ता है हाइड्रोकार्बन का और वो जो होता है क्लोज कंटेनर में होता है। फिर करा कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, तब तक तो ये तो हो सकता है, लीकिंग करता है, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन से होते हैं, ठीक। और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं बार बार, सॉरी, हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। फिर एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये गलत है। तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा, सी होगा, जिसमें सेकंड और थर्ड होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है तो सुनिए। इसमें प्रेशर जो होता है बढ़ता है, अगर उसमें कुछ हाइड्रोजन गैस में मिला दिया जाए तो वो भी बिना कोई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को घटाए हुए ये बढ़ता है। अब आते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक सैंपल है वाटर का जिसके अंदर हमको स्टडी करना है और पता करना है कि 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो है दिया हुआ है। तो इज़ द वाटर प्योर, कह रहा है कि क्या वो वाटर प्योर होगा। विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या वो पानी जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएगा, कमेंट करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्योर वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 atm प्रेशर पर, और कंसिक्वेंटली अगर देखा जाए तो प्योर वाटर जो होता है फ्रीजेस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सैंपल जो है वाटर का
वो 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होते हुए नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है और प्रेशर दिया हुआ है, तो ये प्योर वाटर नहीं है। और ये 0 से कम दिया हुआ है, 0 डिग्री से, तो हो ही नहीं सकता। इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट हीट अ बीकर containing ice and water. He measures the temperature of the content of the beaker as function of time. Which of the following figure 1.1 में जो दिया हुआ है correct would correctly represent the result, justify your choice। तो इसमें देखिए दिया हुआ है फिगर 1.1 देखिए, इसमें इतना 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो हीट करता है बीकर को और उसमें आइस और वाटर दोनों कंटेन करते हुए, तो मेजर करता है टेम्परेचर को बीकर में का जो टेम्परेचर उसको मेजर करता है, तो उसका टाइम के अनुसार मतलब देखा है। तो इसमें से कौन करेक्ट होगा रिजल्ट उसको अपने जस्टिफाई करके उसका चॉइस करना है क्वेश्चन के आंसर को। तो इसमें से कह देखिए कौन सा होगा। कह रहा है कि सिंस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, आइस और वाटर जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो बराबर में है, मतलब कि सेम है, और टेम्परेचर जो है वो 0 है। तो 0 होगा तभी ना इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि बिना 0 के तो कोई इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता है। तो जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें मिक्सचर होता है, एनर्जी सप्लाइड होता है यूटिलाइज्ड होकर मेल्टिंग आइस में, और उसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं करता है। जितने भी आइस मेल्ट होते हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक, जैसे हाथ में बर्फ़ को रखिएगा तो ऑटोमेटिक वो जो है पिघलना शुरू कर देता है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण होता है। ऑन फर्दर हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड इंक्रीजेज, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, यहाँ से कांस्टेंट आया है, उसके बाद बढ़ा है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बताना है कि ए में दिया है कि इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। तो इवापोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा, और क्या होगा। एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट। द गैसेस स्टेट में क्या होता है, दे स्ट्रोंगर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट होगा। इसमें स्ट्रोंगर भराएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं कोई सॉलिड के पार्टिकल के सब्सटेंस के बीच में, तो वो स्ट्रोंगर होता है। ठीक, गैसेस स्टेट्स के। सी में कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट। तो इसमें देखिए लिक्विड होगा, लिक्विड स्टेट होगा, क्योंकि लेस ऑर्डर इन द लिक्विड स्टेट। अरेंजमेंट अगर पार्टिकल के किया जाए तो लेस ऑर्डर जो लिक्विड स्टेट में ही होता है। करे कि हाउ एवर देयर इज नो ऑर्डर इन द स्टेट, तो इसमें जो होगा गैसियस स्टेट होगा। ठीक, कोई ऑर्डर नहीं होता गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में कैसे भी होता है। डी में कह रहा है कि डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द लिक्विड एट स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट। तो इसमें जो होगा सब्लिमेशन होगा, पहला जो होगा सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट, और वो भी डायरेक्टली सॉलिड में करता, पहले भी बता चुके हूँ। करा के विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना वो लिक्विड स्टेट में जाते हुए। पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी ये बात का जिक्र किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। वो घटना जिसमें लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और वो भी कोई टेम्परेचर पर। ठीक, अगर वो टेम्परेचर बिलो रहता है बॉइलिंग पॉइंट से तब वो एवापोरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। करा कि मैच द फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन कॉलम ए टू दियर एसआई यूनिट गिवन इन कॉलम बी। इसमें फिजिकल क्वांटिटी बताना है, कॉलम ए बी में दिया हुआ है और उसका एसआई यूनिट दिया हुआ है
कॉलम बी में, तो उसका बताना है। कॉलम ए में प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है, तो क्वेश्चन का ए का थर्ड होगा। टेम्परेचर को किस चीज़ से मेजर करते हैं, केल्विन से करते हैं, 4 होगा। डेंसिटी को हम लोग जो है क्यूबिक मीटर से करते हैं, नहीं, डेंसिटी को हम लोग जो है, हाँ, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से करते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से, ठीक है। और मास को जो है ये तो सिंपल सी है, किलोग्राम से करेंगे, और वॉल्यूम को जो है हम लोग क्यूबिक मीटर से करते हैं, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है कि नॉन एसआई and SI units of some physical quantity are given in column A and column B respectively, match the units belonging to the same physical quantity। तो देखिए नॉन एसआई और एसआई यूनिट जो होता है कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, जो कॉलम ए और बी में दिया हुआ है, इसको रेस्पेक्टिवली मैच करना है हम लोगों को, कौन किससे बिलोंगिंग कर रहा है उसका सेम फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं। जैसा डिग्री सेल्सियस का जो होगा केल्विन होगा, केल्विन में डिग्री सेल्सियस को हम मिलाएंगे। सेंटीमीटर में हम लोग थर्ड जो मीटर है उसको मिलाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर सुने ही होंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सी का जो होगा फिफ्थ होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ग्राम के बाद बोला है तो किलोग्राम हो जाएगा पर मीटर क्यूब। और बार का क्या होता है, डी का जो होगा वो सेकेंड होगा, पास्कल, क्योंकि प्रेशर को बार और पास्कल दोनों से मेजर करते हैं। ई में जो मिलीग्राम दिया हुआ है, तो मिलीग्राम को जो है हम लोग फर्स्ट देंगे, क्योंकि मिलीग्राम, किलोग्राम ये सब सुने होंगे, किलोग्राम इसका होगा इसीलिए। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कमेंट। ऑस्मोसिस एक स्पेशल तरह के डिफ्यूजन है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सुनिए। करा कि यस दिस इज ट्रू, ये सही है। इन बोथ द फेनोमेना देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। पहले भी बता चुके हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसीलिए ये जो है ऑस्मोसिस है। और however in the case of osmosis the movement of solvent is through a semi permeable membrane, और वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, तो मेम्ब्रेन रहता है, और फिर करा के विच इज परमिएबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल। और हाँ, ये परमिएबल होता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। करा के क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्लासीफाई करना है। द स्वेलिंग ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। तो देखिए स्वेलिंग अप कब करेगा, जब ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि कोई पत्ता है उसमें स्वेलिंग अप हो रहा है, ठीक, कोई वाटर में स्वेलिंग अप हो रहा है, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा, इधर से उधर जाएगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के ही द्वारा होगा। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, अब देखिए कोई छींकता है तो वायरस फैलता है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस होगा, क्योंकि छींकेगा तो हाइयर कंसंट्रेशन में वो रहेगा, और छींकेगा तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भाग जाएगा। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विथ कॉमन साल्ट, अब देखिए अर्थवर्म जो होता है वो डाइंग हो जाता है, अगर उसको हम डाइंग कर देते हैं कोई कॉमन साल्ट के कांटेक्ट के साथ में, मतलब कॉमन साल्ट के देकर उसको जब हम करते हैं तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है। कॉमन साल्ट के कांटेक्ट में रहता है जिससे वो कमिंग करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। डी में करा कि श्रिंकेज ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। अब देखिए श्रिंकिंग जो होता है ग्रेप्स का, अंगूर का, अगर उसको शुगर सिरप में
वो भी गढ़ा रहे, थिक शुगर सिरप रहे, उसमें अगर रखते हैं तो वो जो होता है उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक, क्योंकि अगर उसको शुगर सिरप में रखेंगे तो वो भी क्या करेगा, जितना हाइयर वाला रहेगा वो लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। और डिफ्यूजन में लोअर कंसंट्रेशन में चल जाता है। प्रिजर्विंग पिकल्स इन साल्ट, अब देखिए अचार को बचाना रहता है, ठीक, तो हम लोग उसमें साल्ट डालते हैं। तो साल्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि साल्ट डालने से ऑस्मोसिस प्रोसेस होकर वो जो है उसको बचाता है खराब होने से, ये कारण है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा इसका भी। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बैक्ड थ्रू आउट द हाउस, अब देखिए कोई केक अगर बैक्ड कर रहा, पका रहा है, कोई केक को सेक रहा है, तो उसका जो स्मेल होता है वो चारों तरफ घर के में फैल जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है, क्योंकि वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चल जाता है। एक्वेटिक एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब एक्वेटिक कोई एनिमल होंगे, एक्वेटिक एनिमल का मतलब कोई जलीय जीवन, कोई जल ही जीव होगा, जीवन हम बोल रहे हैं, सॉरी, जीव होगा, तो वो जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो वाटर में ही मिलता है, तो वाटर में मिलेगा तो वो रेस्पिरेशन करता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण वो सांस ले पाता है, रेस्पिरेशन ले पाता है। ठीक, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ खींचता है। वाटर एज आइस एज अ कूलिंग इफेक्ट, whereas water as steam may cause severe burns, explain this observation। देखिए वाटर आइस की तरह ही होता है, ठीक, इसमें भी कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे पानी होता है वैसे बर्फ, लेकिन इसमें कह रहा है कि पानी है उसी तरह से स्टीम भी है, लेकिन जब उसको बर्न्स करते हैं तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करना है कि बर्न्स करने में क्या उसको हमको देखने को मिलता है उसमें, तो उस ऑब्जर्वेशन को बताना है। तो इन केस ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी वाइल इन द केस ऑफ स्टीम द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा ना लो एनर्जी होता है उसके पास, आइस का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब वही जब स्टीम का जो पानी होता है भाप वाला, उसका मॉलिक्यूल जो होता है हाई एनर्जी में होता है, तो हाई एनर्जी का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो भाप में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और उसी तरह से हीट हो जाता है उसमें, और इसी तरह से वो बर्न्स कर जाता है। अगर दूसरे तरीका से देखा जाए तो आइस जो होता है उसमें उसके वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी को लेता है, और वो भी एनर्जी को लेता है वाटर मॉलिक्यूल से बॉडी में, और हमारे बॉडी में जो है कूलिंग इफेक्ट पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अलका वाज मेकिंग टी इन केटल, केटल मतलब होता है केतली, जिसमें चाय रखते हैं ना हम लोग, उसी को केटल बोलते हैं। सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम gushing out the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. Comment: अलका जो है चाय बनाती है, केटल में रखती है, अचानक वो महसूस करती है कि वो हीट मतलब उसमें है, फिर उसमें से भाप कुछ निकलते जाता है केटल से, फिर उसमें से भाप निकलते जाता है, उसका टेम्परेचर में भी चेंजिंग देखने को मिलते जाता है, वो हाइयर से बॉइलिंग वाटर बॉईल किया हुआ रहता है। चाय बनता क्या है, एक तरह से गर्म पानी की तरह ही है, तो उसमें देखना है कि कुछ कुछ धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक केटल जो है उसको टी को गर्म रखता है। तो क्या होता है तो सुनिए, टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर का और स्टीम का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्टीम जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर
compartment of a refrigerator. Temperature greater than 0 degrees Celsius. If you could measure the temperature of the content of the tumbler, which of the following graphs 1.2 would correctly represent the change in its temperature as a function of time? ग्लास टम्बलर एक है, ठीक, उसमें हॉट पानी रखा हुआ है, गर्म पानी, और उसको फ्रीजर मतलब कि का कंपार्टमेंट जो है मतलब फ्रीज में वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको मेजर करना, उसका टेम्परेचर का, टम्बलर का जो टेम्परेचर जो मेजर करना है ग्राफ में दिया हुआ है, और उसको चुनकर बताना है कि कौन सा सही होगा। ग्राफ को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो फर्स्ट वाला में कह रहा है कि द वाटर विल कूल इनिशियली टिल इट्स रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पानी जो है ठंडा रहेगा, क्योंकि ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ पहुंच रहा है, और ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर विल रिमेन्स कंस्टेंट टिल ऑल द वाटर विल फ्रीज। तब देखिए टेम्परेचर जो है इस स्टेज में वो कंस्टेंट मतलब रख रहा है कुछ, और पानी तब ठंडा रहेगा, ये तो बात निश्चित है। तो बाद में अगर इस टेम्परेचर को देखा जाए तो फिर गिर जा रहा है, तो ये जो है 0 डिग्री से और कम हो जा रहा है। उधर 0 डिग्री से ऊपर था, फिर आया नीचे, फिर कंस्टेंट गया, मतलब वही वहाँ उतना ही सब में था, फिर उससे कम हो गया, तो ए का जो होगा सही होगा। फिगर 1.3 देखना है और बताना है कि कौन सा बर्तन में ABCD, कौन सा बर्तन में रेट ऑफ एवापोरेशन जो है ज़्यादा है, और एक्सप्लेन करना है। देखिए पंखा चल रहा है, मूविंग फैन हो रहा है, और इसमें दिया हुआ है ABCD बर्तन, और बताना है एक खुला है, एक कुछ डाला हुआ है, एक पंखा चल रहा है, एक बंद किया हुआ है, एक ढका हुआ है, ठीक। तो आपको बताना है एक ओपन में कम है, एक ओपन में स्पेस में ज़्यादा मतलब खुला हुआ है सरफेस में। तो इस फिगर में से आपको देख के बताना है। तो देखिए जिसका सरफेस ज़्यादा होगा उसमें से तो कम हो जाएगा, और जो ढका हुआ वो भी मतलब कि नहीं होगा, और जो कम है उसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें स्पेस कम है। स्पेस जिसका सरफेस ज़्यादा रहेगा तो उसका जल्दी होगा, और एक ऐसा है जिसमें डाला हुआ है। तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि उसका स्पेस सरफेस बड़ा है, और सरफेस बड़ा है तो उसका ऊपर का जो सरफेस वो भी बड़ा है, तो ज़्यादा जल्दी जो है वो एवापोरेशन होगा, तो रेट ऑफ एवापोरेशन जो होगा इंक्रीजेज होगा, वो भी जो है इंक्रीजेज होगा, और सरफेस भी इंक्रीजेज होगा एरिया का। तो सिंपल सी बात है कि एवापोरेशन जल्दी होगा सरफेस फेनोमेना के कारण। तो कह रहा है कि विद द इंक्रीज इन एयर स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर विल मूव अवे with the air which will increase the rate of evaporation। तो कह रहा है कि देखिए एयर का जो स्पीड वो बढ़ रहा है, तो पार्टिकल जो है वाटर वेपर का उसका भी मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो उसमें कुछ एयर का भी इधर उधर साथ में मूवमेंट होगा, जिससे उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखिए सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर सॉलिड का कन्वर्जन हो तो वो वेपर में होता है, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। तो ये सब्लिमेशन होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सॉलिड टू वेपर कर रहा है कन्वर्जन। बी में कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मीन्ड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए कन्वर्जन क्या है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, तो हम फ्यूजन कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा था, फ्यूजन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो लेटेंट हीट का फ्यूजन
के द्वारा ही हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जो हीट का मात्रा है वो 1 किलोग्राम के सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, और वो भी 1 atm प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा यही होगा, इसीलिए इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि यू आर प्रोवाइडेड विथ मिक्सचर ऑफ नेपथेलिन एंड अमोनियम क्लोराइड बाय योर टीचर, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू सेपरेट देम विथ वेल लेवल्ड डायग्राम। कह रहा है कि प्रोवाइड किया हुआ है कि एक मिक्सचर हो रहा है नेपथेलिन का और एमोनिया का, दोनों को मिलाया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड को, नेपथेलिन को। तो आपके टीचर के द्वारा समझाना है, तो हम समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से फिगर को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें एक्टिविटी से सेपरेट किया जा रहा है, दोनों मिक्सचर है और फिर उसको अलग अलग किया जा रहा है। इस डायग्राम के लेवल से समझाया जा रहा है। नेपथेलिन जो होता है इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ये बात जान जाइए। लेकिन सोल्यूबल क्या होता है, तो ईथर में। तो नेपथेलिन जो है वाटर में नहीं घुलता है, और ईथर रहे तो घुल जाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ये कह रहा है कि इट इज़ वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर ये वोलेटाइल होता है, मतलब बहुत तेज़ी से ये जो है एवापोरेट होता है। एमोनियम क्लोराइड जो है सोल्यूबल है वाटर में, लेकिन ये वोलेटाइल एट हायर टेम्परेचर। इसको लेकिन एमोनियम क्लोराइड तो सोल्यूबल है वाटर में, घुल जाएगा, लेकिन नेपथेलिन नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नहीं घुलेगा क्योंकि इसका जो है ईथर में सोल्यूबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने के कारण ईथर जो है घुला लेता अपने में। और ये वोलेटाइल होता है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी एवापोरेट होने लगता है, जैसे ज़्यादा रहेगा तो कम होने लगेगा एवापोरेट होकर। एमोनियम क्लोराइड सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है, ये घुल जाएगा आराम से। अब घुल जाएगा, और ये कह रहा है ऊपर से कि एंड वोलेटाइल एट हायर टेम्परेचर, और ये वोलेटाइल है लेकिन इसको हायर टेम्परेचर चाहिए वोलेटाइल होने के लिए, जल्दी से माने एवापोरेट होने के लिए। तो इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो ये जो है हीटिंग करेंगे तब ये ड्राइनेस इसमें हमको देखा जाएगा। तो ये फिगर को देख लिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट बताना रहता है, बोर्ड के एग्जाम में लिखना भी रहता है। ये बीकर है, ग्लास रड है, और ये वाटर है, उसमें उसको मिला दिया। मिलाने के बाद जो है एक स्टैंड वाले में उसको लगा के फनल से, उसके बाद उसको फिट करके और फिल्टर पेपर लगा दिया उसमें, और उस फनल के द्वारा जो है एक टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट होकर जा रहा है। और फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस और एवापोरेशन ये प्रोसेस के कारण जो है उसमें कुछ एमोनियम क्लोराइड ये सभी पानी में मिला दिया था। अब ये होने के कारण जो है हमको देखने को मिला। अब चलिए हम लोग जो हैं आराम से इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, तो सुनिए। देखिए, जो सोल्यूबल है तो वो तो सोल्यूबल रहेगा ही पानी में, और जो इनसोल्यूबल है वो निकल जाएगा। समझ में आया? और उसको सोल्यूबल करने के लिए वोलेटाइल वाला भी देखना पड़ेगा। अगर जिसका हायर टेम्परेचर चाहिए उसको हायर टेम्परेचर नहीं दे तो वोलेटाइल नहीं होगा, और जिसको कम रूम में टेम्परेचर देंगे तो वोलेटाइल हो जाएगा, जल्दी से वो एवापोरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इट इज़ हॉट समर डे, प्रियांशी एंड अली आर वियरिंग कॉटन एंड नाइलॉन क्लॉथ रेस्पेक्टिवली, हु डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाइब। अब समर के डे में, गर्मी के दिन में देखिएगा कि बच्चा सब, मतलब आदमी सब जो है कॉटन का कपड़ा, नाइलॉन का कपड़ा पहनता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, कौन सा कपड़ा, कॉटन की नाइलॉन। तो सिंपल सी बात है, कॉटन होगा, क्योंकि कॉटन जो है बेटर ऑब्जॉर्वर है,
वाटर का, पानी को जल्दी सोख लेता, पसीना को सोख लेगा। और नाइलॉन जो होता है एब्जॉर्प्शन करता है पसीना को, लेकिन उतना ज़्यादा वो पसीना को नहीं कर सकता है कॉटन, लेकिन नाइलॉन कर लेता है। तो ये एवापोरेशन के कारण होता है। और इसमें कूलिंग इफेक्ट भी हम लोग को मिलता है देखने को, अगर जब इस तरह के कपड़ा पहनते हैं और एवापोरेट होता है तो प्रियांशी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि प्रियांशी जो है कॉटन का कपड़ा पहनी हुई है, और वही अली जो है नॉट सो कंफर्टेबल, क्योंकि अली जो है नाइलॉन का कपड़ा पहना हुआ है। तो एवापोरेशन होगा तब जाके स्वीट सूखेगा नाइलॉन में, और ना हुआ तो तब तो ऐसी रहेगा। और उसमें क्या है, कॉटन में तो उसमें जल्दी जल्दी होता है एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो 25 में देखते हैं। Who want to wear your favorite shirt to a party but the problem is that it is still wet after a wash. What step would you take to dry it faster? कह रहा है कि तुम चाहते हो कि कपड़ा पहनना, वो भी अपना फेवरेट का शर्ट पहनना चाहते हो पार्टी में, आप लोग भी पहनते होंगे, सब पहनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कपड़ा जो है धोने के बाद गीला हो गया। अब गीला हो गया तो उसको कैसे जल्दी से सुखाया जाए। तो कंडीशन यही है कि अगर रेट ऑफ एवापोरेशन, बैटरी लो हो रहा है मेरा, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वाटर का, हम लोग ज़रा देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। कह रहा है कि कंडीशन डैट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर आर एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बाई स्प्रेडिंग द शर्ट। मतलब कि कंडीशन यही है कि अगर सरफेस एरिया जो है ज़्यादा रहे तो वो शर्ट जो है जल्दी से मतलब कि स्प्रेडिंग हो जाएगा, फैलने के कारण सूख जाएगा। और कह रहा है कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई पुटिंग द शर्ट अंडर द सन। अब सन के टेम्परेचर आएगा शर्ट पर तो आराम से और जल्दी सूख जाएगा, और हवा बहेगा तो भी। और इंक्रीज द विंड स्पीड बाई स्प्रेडिंग इट अंडर द फैन। अब फैन के नीचे रखिएगा तो और जल्दी सूखेगा, क्योंकि ये विंड एयर है, मूविंग एयर है। अब मूविंग एयर जल्दी सुखाता है। तो इस तरह से आप कपड़ा जल्दी सुखा सकते हैं। सीख गए ना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवापोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। इसमें बताना है कि एवापोरेशन जो है कूलिंग प्रोड्यूस करता है, ठंडा देता है। तो इसका आंसर होगा एवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग एज द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन मतलब प्राप्त करना, कुछ पाना, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर, देयर बाई प्रोड्यूसिंग एन कूलिंग इफेक्ट। एवापोरेशन जो है कूलिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसका पार्टिकल जो होता है सरफेस पर वो लिक्विड से एनर्जी को गेन करता है अपने सराउंडिंग से, लिक्विड में होकर भी, और वेपर में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट में हमको महसूस होता है। रेट ऑफ एवापोरेशन देखा जाए, एक एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं, उसका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है घट रहा है, और उसके साथ में बढ़ भी रहा है ह्यूमिडिटी में। तो एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, which is known as humidity. So if the air is already rich in water vapor, कह रहा है कि एयर अराउंड अस मतलब कि उसके अगल बगल का जो हवा होगा वो होल्ड नहीं कर सकता है ज़्यादा डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को, लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एयर में जो वाटर प्रेजेंस रहे, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इसमें वही बात तो बोला है। तो अगल बगल में एयर है, उसमें वाटर जो है डिफिनाइट अमाउंट में है, वाटर वेपर भी है, तो ये टेम्परेचर उसमें दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये ह्यूमिडिटी हो गया। एयर में तो वाटर प्रेजेंस हो ही गया, और टेम्परेचर भी दे दिए तो ह्यूमिडिटी हो गया।
So if the air is already rich in water vapor, it will not take up more water, thereby the rate of evaporation of water will decrease. कह रहा है कि तो एयर मतलब कि पूरी तरह से जो है वाटर वेपर में पहुंच जाता है और इसलिए जो है ये टेकअप नहीं कर सकता है ज़्यादा वाटर को, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन जो होता है घट जाता है वाटर का। स्पॉन्जेस थ्रू द कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। A sponge has minute holes in which air is trapped. Also, the material is not rigid. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. स्पॉन्ज जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल सॉलिड है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो एक मिनट होल, स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल, स्पॉन्ज में एक मिनट होल रहता है, उसके मतलब अंदर में होल रहता है जिससे हम उसको ट्रैप कर सकते हैं, जिससे मटेरियल जो है रिजिड नहीं हो पाता है और जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से एयर जो भी रहता है वो सब बाहर निकल जाता है और इसलिए वो जो आसानी से कंप्रेस हो जाता है। कह रहा है कि वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट होता है जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो इसका आंसर होगा द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट एट इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट until all the substance melts or boils because the heat supplied is continuously used up in changing the state of the substance by overcoming the force of attraction between the particles. This heat energy absorbed without showing any rise temperature is given the name latent heat of fusion या latent heat of vaporization। टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का वो कांस्टेंट रहता है और इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है क्योंकि सभी सब्सटेंस में से देखेंगे कि मेल्ट्स हो जाता है और बॉइल्स हो जाता है। कोई मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो, और बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो कोई चीज़ को तो बॉयल हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जब उसको कंटिन्यूसली अगर सप्लाइड करे हीट, वही हीट देते रहे एकदम, तो उसका स्टेट जो होगा सब्सटेंस का चेंज हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है और इससे हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है बिना मतलब कि हमको पता भी नहीं चलता है और हीट एनर्जी जो है बिना सो किए हुए एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम दिया गया है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नाम दिया गया है, तो इसमें तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा हुआ चैप्टर फिनिश और आप लोग इसी चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर नहीं किए हैं, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हम मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आप कभी भी एनी टाइम देख सकते हैं। और शेयर कीजिए कि आपके भाई बंधु आपसे जो है वो सब लोग देख लें और इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में डाल लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। इसमें से पक्का लड़ ही जाएगा क्वेश्चन, ये हम निश्चित कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर का वही क्वेश्चन उठाया गया है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हो।